नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमा भारती से मुलाकात की है। उमा भारती के निवास पर पहुंचकर मिले हैं। उपचुनाव के बाद पहली बार है जब भोपाल पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर मीडिया से बात की और इस वक्त खबर आ रही है कि सिंधिया ने उमा भारती से, पूर्व सीएम से, बीजेपी की पायदान नेता से उनके घर जाकर मुलाकात की है। उपचुनाव के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी सुधीर, बताएं इस मुलाकात के बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपचुनाव में जीत के बाद में ये पहला भोपाल दौरा है जहां पर न केवल वो जो पूर्व बीजेपी के सांसद थे, सीनियर नेता कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, बल्कि कई नेताओं से मुलाकात का दौर जो है वो उनका लगातार जारी है। अगर बात किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रात से विश्राम भोपाल में करेंगे और कल सुबह उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। पर लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल में नियुक्तियां और बीजेपी के प्रदेश संगठन में जो नियुक्तियां हैं उससे पहले तमाम नेताओं से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाम को जो है संघ कार्यालय बीजेपी का जो है संविदा, वहां पर जाकर संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और उसके बाद में बीजेपी में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। पर लेकिन श्रद्धांजलि सभा के बाद में वो उमा भारती से मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा से मुलाकात की। उमा भारती से मुलाकात उनकी खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उमा भारती लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में शामिल होने के बाद में तारीफ करती रही है और बीजेपी का भविष्य उनको बताती रही है। लिहाजा इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उमा भारती से न केवल ये मुलाकात हुई है बल्कि संगठन विस्तार और सरकार में जो पद जो अभी मिलने हैं, चाहे वो निगम मंडल की बात हो या मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, इन बिंदुओं पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो उनके समर्थक मंत्री माने जाते हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे और इसके बाद में ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो उमा भारती के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। पहले भी उमा भारती ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पार्टी के मजबूत होने की बात कहती आई हैं और आज उनसे मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम नेताओं से मेल मुलाकात का दौर जारी रहेगा। बीजेपी को उपचुनाव में शानदार जीत दिलाने के बाद पहली बार भोपाल आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जीत का क्रेडिट बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता को दिया है। चुनाव में कांग्रेस के टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ के जुमले पर सिंधिया ने कहा कि जनता ने इसका जवाब कांग्रेस को दे दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि इस पर सीएम शिवराज और बीजेपी के वरिष्ठ नेता फैसला करेंगे। चुनाव हारे हुए सिंधिया समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने पर सिंधिया ने उत्तर दिया कि ये संगठन तय करेगा क्योंकि बीजेपी में हर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। मुरैना से चुनाव हारने वाले सिंधिया खेमे के प्रत्याशी रघुराज कंसाना के भितरघात के बयान पर सिंधिया ने कहा कि इसकी समीक्षा जल्दी ही करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठ करके हारी हुई हर एक सीट पर बात होगी। ये निर्णय सब पूरी तरह से मुख्यमंत्री और संगठन लेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में। जो भी निर्णय लिया जाएगा इनके द्वारा लिया जाएगा और उचित समय पर लिया जाएगा। संगठन तय करेगा और जिसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी काबिलियत के आधार पर सदैव आगे करती है क्योंकि ये संगठन का एक दल है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है और प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विचारधारा के साथ साथ पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाया गया। बीजेपी की विचारधारा के विस्तार के लिए 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के 1059 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत और सभी महामंत्री शामिल हुए। इस ट्रेनिंग की 2 वजह प्रमुख तौर पर बताई जा रही हैं। पहला, कांग्रेस से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना। सिंधिया भी चाहते हैं कि उनके समर्थक बीजेपी की विचारधारा को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके आगे बढ़ें। जो नई व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें से प्रशिक्षण की व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि नीचे जिलों में, मंडलों तक इस प्रकार की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
मुरैना उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज कंसाना ने अपनी हार का कारण पार्टी की सेकंड लाइन के नेताओं को बताया। उन्होंने इन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर इसके परिणाम भुगतने होंगे। IBS 24 सहयोगी से उनकी बातचीत हुई। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई और एक तरीके से माना जाएगा फीडबैक भी जो उपचुनाव में परिणाम आए उनको लेकर लिया जा रहा है। हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी मुरैना से और पूर्व विधायक कांग्रेस से रघुराज कंसाना मौजूद हैं और काफ़ी नज़दीकी मुकाबला मुरैना के अंदर देखने को मिला। रघुराज जी, क्या बीजेपी के अंदर आके चुनाव लड़ना पहला अनुभव आपका, क्या लगा आपको कारण? तमाम सारे कट अनुभव मिल गए हैं चुनाव में। नीचे का कार्यकर्ता तो काम करना चाहता है, लेकिन जो सेकंड लाइन का है, जो सेक्टर और मंडल अध्यक्ष से ऊपर के हैं, जो इनको बनवाते हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं पार्टी के संग वितरघात की, जिसका परिणाम आपके सामने है। और मैंने शीर्ष नेतृत्व को सब चीज़ें अवगत करा दी हैं। जिन लोगों को बहुत मनाने का प्रयास किया, उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। आने वाले समय में ऐसे लोगों के खिलाफ अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो नीचे के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत डाउन होगा। आप चुनाव हार गए, 5 साल के लिए जनता ने आपको पिछली बार चुन के भेजा था, बीजेपी की सरकार बनाई, चुनाव हार गए। राजनीतिक भविष्य रघुराज कंसाना का क्या देख रहे हैं? नहीं, जो पहले था वही है राजनीतिक भविष्य। रघुराज कंसाना पहले जैसे थे वैसे ही अब है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन से पूरी मेहनत करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, क्षेत्र के विकास की बात करूँगा, क्षेत्र की समस्याओं की लेकर हमेशा संघर्ष करूँगा एक कार्यकर्ता के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुराज कंसाना निश्चित तौर पर चुनाव हारे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो एक कार्यकर्ता के अलावा प्रदेश स्तर पर जो सीनियर नेता थे उनका सहयोग तो मिला, पर लेकिन जो कार्यकर्ताओं के ऊपर काम करने वाले जो नेता थे मुरैना जिले के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं धोखे दगाबाजी की है, उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। उधर ग्वालियर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस सरकार के साथ टकराव के मूड में है और इसके चलते गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि कांग्रेस शुक्रवार को सभी ब्लॉक में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाएगी और शनिवार को फूलबाग चौराहे पर धरना देगी। कांग्रेस का आरोप है कि जो कार्रवाई अशोक सिंह पर हुई है वो कार्रवाई बीजेपी के दूसरे कांग्रेस नेताओं पर भी करवा सकती है और इसको सहन नहीं किया जाएगा। अशोक सिंह ने इसे विद्वेष की कार्रवाई बताया। कहा कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। बुधवार को जिला प्रशासन ने अशोक सिंह के थाटीपुर के पौष इलाके में बने बालाजी मैरिज गार्डन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अशोक सिंह ग्वालियर लोकसभा से 3 बार कांग्रेस के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आम जनता को पता पड़े कि शासन किस प्रकार की नीति अपना रही है, दबाव की नीति अपना रही है, और उस दबाव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। कल पुतला दहन होगा। वो जो कार्रवाई की गई है वो व्यक्तिगत देश भावना से की जा रही है और बदले की भावना से ये कार्रवाई करवाई जाए। बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की बात है कि जिन पे अगर इस तरह से व्यक्तिगत कार्रवाई की जाएगी तो उसका कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं भी उसका पुरजोर विरोध करूँगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर घनश्याम दास मसानी को उनके निधन के बाद भोपाल से एयर एम्बुलेंस के जरिए गृह जिले गोंदिया ले जाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह साथ ही गए। सीएम शिवराज ने अपने दिवंगत ससुर की अर्थी को कांधा दिया। शाम 4 बजे गोंदिया के पिंड के पार स्थित मोक्ष धाम में उनका दाह संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। MP के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, गोंदिया और सिवनी के विधायक, बालाघाट रेंज के IG KP वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य और SP अभिषेक तिवारी स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लगातार भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, वैसे ही भगवान उनको ले गए। मेरा मानना है कि उनकी तो मुक्ति हुई है। वो सिद्ध पुरुष थे, देव पुरुष थे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे।
इंदौर में अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसकी शुरुआत कंप्यूटर बाबा के आश्रम से हुई। इसके बाद बाबा के समर्थक हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के मकान को तोड़ा गया। वहीं अब कार्रवाई का दायरा बढ़ चुका है। पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया और इसके तहत चंदन नगर इलाके में साजिद चंदनवाला के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 135 गुंडे और बदमाशों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। उज्जैन में थाना चिमनगंज पुलिस ने शहर के सबसे कुख्यात बदमाश शाकिर बच्चा और चंचल उर्फ चवन्नी के आगर रोड, मंगल कॉलोनी और विराटनगर स्थित मकानों में गुंडा अभियान के तहत मुहिम में उनकी ठिकानों को जमींदोज किया है। शाकिर बच्चा और चंचल के खिलाफ 23 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले की आरोपी बिल्डर गीता सिंह रावत की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले में आपत्तिकर्ता जबलपुर निवासी अशोक कुमार मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मनीष दत्त और मयंक शर्मा ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि गीता सिंह रावत ने दूसरे आरोपियों रामप्रसाद पटेल, रामदास पटेल के साथ मिलकर साजिश पूर्वक छल किया। इन सभी के खिलाफ पहले से अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। इससे साफ है कि ये सभी आदतन अपराधी हैं। कोर्ट ने पूरी जिरह सुनते हुए फिलहाल आरोपी रावत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। और एक बड़ी खबर छिंदवाड़ा से आपको बता दें, दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा हुई। अमरवाड़ा कोर्ट ने सजा सुनाई है। सह आरोपी को 7 साल कैद की सजा हुई है। 3 साल के मासूम से रेप करके उसकी हत्या की गई थी। 17 जुलाई 2020 को इस घटना को अंजाम दिया था। अमरवाड़ा कोर्ट में 116 दिन तक ये केस चला और अब सजा का ऐलान हुआ है। दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। और हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अजय, जानकारी दें। ये हृदय विदारक घटना जो थी जुलाई 17 को घटी थी और माचागोरा जलाशय के बैक बॉर्डर में एक बोरी में युवती बच्ची की लाश मिली थी, जिसे जब पुलिस ने तफ्तीश करी, जानकारी जुटाई तो ये मामला नाबालिग बच्ची के साथ रेप का था। 3 साल की मासूम बच्ची थी और जिसके साथ यह घटना घटी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया और 2 लोगों के खिलाफ मामला बना था। आज न्यायालय से न्याय मिला है। एक मुख्य आरोपी को न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है, वहीं सह आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 साल के मासूम से रेप और फिर उसके बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा हुई है। सह आरोपी को भी सजा हुई है। बड़ी खबर मुरैना से, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अटैक किया है। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 2 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। SC/ST एक्ट में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गई थी। एक आरक्षक को ग्वालियर रेफर किया है। SP समेत भारी पुलिस बल अस्पताल में मौजूद है। दिमनी थाना इलाके के जखोना गांव का यह मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। SC/ST एक्ट के आरोपियों को पकड़ने टीम गई थी। एक आरक्षक को ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। SP समेत भारी पुलिस बल अस्पताल में मौजूद है। कार्रवाई करने गई टीम पर हमले की घटनाएं सामने आई। आज मुरैना में ताजा घटना है। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अटैक किया है। सत्येंद्र सिंह तोमर सहयोगी हमारे जुड़ गए हमारे साथ। जी सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है। बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो दिमनी थाना क्षेत्र के जखौना गांव का है और साफ तौर से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले आ रहे हैं, पुलिस पर आए दिन हमले हो रहे हैं और पुलिस से इससे पहले भी 2-1 बार हमले हो चुके हैं। अगर बात की जाए अपराधियों को तो ये बताया जा रहा है कि जो ये आरक्षक थे, ये दोनों आरक्षक सिविल ड्रेस में वहाँ आरोपियों को पकड़ने के लिए गए थे और जो आरोपी है संदीप तोमर, उसको पकड़ लिया गया था। लेकिन जब ग्रामीण एकत्रित हो गए, उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और एक आरक्षक जो साथ में था लोकेंद्र, वो वहां से भागने में सफल हुआ। उसने
जो टीम दूसरी टीम जो टीआई के नेतृत्व में लगी हुई थी वो टीम बाद में पहुंची। उससे पहले इसकी गंभीर काफी मारपीट की और इसकी चोटें आई, जिसको पुलिस सिर्फ जिला अस्पताल में लाकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया और दूसरा आरक्षक था उसका भी इलाज कराया गया। एक आरक्षक को जो विक्रम परमार है उसको ग्वालियर रेफर किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ग्रामीणों ने हमला किया है और जो आरोपी साथ में जो आरोपी को पकड़ने गए थे हत्या 302 के को, वो सारे लोग साथ में एकत्र थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी। अगर पुलिस एकत्रित होकर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती, ना ये दोनों आरक्षक घायल होते। और साफ तौर से सूत्रों की बात माने तो वो ये भी बता रहे हैं कि जो आरक्षक है विक्रम परमार उसकी पिस्टल और मोबाइल जो आरोपी पक्ष है उन्होंने छीन लिया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बोलने को लिए तैयार नहीं है, अभी तक पुलिस कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। और पुलिस की हालांकि आला जो अधिकारी है पुलिस अधीक्षक सहित और जो आसपास के जो एसडीओपी है उन्हें बुलाया गया। पुलिस लाइन में पुलिस की एक बैठक चल रही है, लेकिन अभी पुलिस की बैठक में भी कोई निचोड़ नहीं निकल के आया है कि क्या तबीज देनी है, आरोपियों को गिरफ्तार करना है या क्या करना है। तो इस तरीके की कोई अभी तक निकल के नहीं आया है कि क्या पुलिस तबीज देगी गांव में उन जिन लोगों ने हमला किया है पुलिस पर, तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आया। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के 2 आरक्षक जो हैं बुरी तरह जख्मी हुए हैं, ये क्या गंभीर भी बताई जा रही है। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने गए थे और जो गंभीर रूप से घायल हुआ है आरक्षक उसको ग्वालियर रेफर किया है। भारी पुलिस बल तैनात है भी अस्पताल में। धोखाधड़ी और ठगी के मामले में बनारस के शिवपुर में दबिश देने पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने घेराबंदी कर हमला किया। 2 जवानों को गंभीर चोट आई। सिंगरौली पुलिस के 4 जवान आईपीसी की धारा 420 में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने बनारस के शिवपुर गए थे। वांछित आरोपी समेत 5 अन्य लोगों पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रवानगी के लिए शिवपुर थाने लेकर पहुंची। वहां पहले से घात लगाकर बैठे परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तत्काल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ मुलजिम था 420 के धारा का, इसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। शिवपुर थाने के स्टाफ उसको महेश नगर से गिरफ्तार करके थाने ले आए। तो थाने से उसकी 100 मीटर दूरी पर उनके परिजन रमेश सिंह के परिजन लोग हम लोग को घेर के घेराबंदी करके मारपीट करने लगे। हमारे साहब साहब सिंह का रिवाल्वर छीनने की कोशिश किए थे। तो रमेश सिंह जो अभियुक्त था उसके परिजनों ने आके उस कार पे जो MP टीम थी उस पर अटैक किया और जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुआ है। और उनकी तहरीर पर जो मौके से 5 लोग मिले उन्हें अरेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में अकेली महिलाओं के पर्यटन स्थल पर घूमने को लेकर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने टाइग्रेस ऑन द ट्रेल बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ टूरिज्म मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस बाइक रैली में देश भर की 15 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया। ये महिला राइडर्स इस अभियान के तहत भोपाल से 1500 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगी और इस सफर का समापन भोपाल में ही होगा। इन महिला राइडर्स से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सेफ पर्यटन को प्रमोट करने के लिए आज MP टूरिज्म ने महिलाओं की बाइक राइड का आयोजन किया है। और ये बाइक राइड इसीलिए खास है क्योंकि इस बाइक राइड में देश भर के अलग अलग राज्यों से जो महिला राइडर्स है वो यहाँ पहुँची हैं। कोई पंजाब से यहाँ आई है, कोई कलकत्ता से आई है, कोई पुणे से। अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं, अलग अलग एज ग्रुप की लड़कियाँ इस बाइक राइडिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसका एक ही मोटिव है कि किस तरीके से सेफ टूरिज्म महिलाओं के लिए हो MP में, वो ये दिखाएंगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अमिता सिंह। अमिता, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, उससे क्या महिलाओं के लिए जो टूरिज्म है वो सेफ होता है कहीं ना कहीं? सेफ्टी का मैटर बोले तो इट्स ऑल इन माइंड। जेंट्स लोग को जो मेल कम्युनिटी है उनको
वो चीज़ समझना होगा। जहाँ दुर्गा देवी की, सरस्वती माँ की पूजा होती है तो वहाँ औरतों की ऐसे उस नज़र से नहीं देखना है, तो वो मेंटालिटी में होना है। सेफ्टी इज़ देयर ओनली। हम कैसे सोलो राइड करके ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, अलग अलग प्रांतों से लड़कियां यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं इस एमपी को देखने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए। तो उनको ऑब्वियसली एक मैसेज मिल रहा है कि वो भी अपने डर पे निडर होके, अपने डर को काबू पाके बाहर निकल सकती हैं, कॉन्फिडेंट बन सकती हैं। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हम लोग इतने सारे होते हैं, पर हम लोग जो है, क्योंकि मेरे एज है तो एक थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है, ग्रुप वालों को भी मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ कि ये दिखा के कि भैया मैं माता जी इनके साथ हूँ। तो एक फ़र्क पड़ता है इस बात का, यंगस्टर्स को थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, है ना। बिल्कुल। तो देखिए, एक बदलाव है आपका जब आप महिलाओं को बाइक राइड करते हुए देखते हैं और बाकी महिलाएं उनको बाइक राइड करते हुए देखेंगी, तो कहीं ना कहीं बाकी जो लड़कियां हैं उनके मन में एक ख्याल ज़रूर आएगा कि ये भी किया जा सकता है। और इसी की कोशिश एमपी टूरिज्म यहाँ कर रहा है, टाइगर्स ऑन द ट्रेल मुहिम चलाकर, ताकि जो महिलाएं हैं वो सेफ फील करते हुए एमपी की जो घूमने की जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करें, घूमें और टूरिज्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। कोरोना काल में बैंड बाजे वालों को प्रदेश सरकार ने बैंड की अनुमति दे दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश बैंड महासंघ ने इंदौर में राजवाड़ा पर आकर्षक प्रस्तुति देकर सांसद शंकर लालवानी का सम्मान किया, सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। शादियों में इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता धुन भी बजाई जाएगी। करीब 9 महीने बाद शहरवासियों को राजवाड़ा पर बैंड की धुन सुनने को मिली। अब तक इंदौर में बैंड बाजे पर प्रतिबंध की वजह से बैंड वालों पर आर्थिक संकट था। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी नाचते नजर आए और कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बैंड वालों को अनुमति मिली है। सरकार से मिली अनुमति के बाद उम्मीद है कि बैंड बाजे वालों के परिवार की जिंदगी पटरी पर लौटेगी, उनका आर्थिक संकट कम होगा। कि हमारे यहाँ जो बैंड वाले खड़े हैं उनके 9 महीने से बंद था कार्यक्रम हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है पूरे प्रदेश में बैंड बजेंगे, तो उस हिसाब से पूरे जिलाधीशों को आदेश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। यह स्वच्छता का मिशन लिया है हमने पूरे मध्य प्रदेश में। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि कहीं भी आप बारात में जाओगे तो पहले गीत ही बजाओगे। मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहज है और वो समझते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने जैसे ही उन्होंने उनकी मांग की, उन्होंने उसको स्वीकृत किया और जिला प्रशासन को निर्देश किए कि पूरी कंडीशन के साथ इनको इजाज़त दी जाए, बैंड मांगलिक कार्य में बजा सकते हैं। अब पूरी बैंड बजेगी, लेकिन कुछ उनको कंडीशन दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।